सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट की। भारत में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 578 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग राज्यों से ओमिक्रॉन के 156 नए मामले सामने आए हैं। कुल 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले मिल चुके हैं अब तक। बात अगर राज्यवार आंकड़ों की करें तो राजधानी दिल्ली ओमिक्रॉन के मामलों में महाराष्ट्र को पछाड़कर पहले नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 142 केसेस सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में यह संख्या 141 तक पहुंच चुकी है। जितनी जानकारी इस बुलेटिन की तैयारी तक हमारे पास थी। एक चिंता की बात यह भी है कि अकेले दिल्ली में पिछले 24 घंटों के भीतर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 63 नए मामले सामने आए हैं, जो कई राज्यों के कुल ओमिक्रॉन मामलों की संख्या से भी ज्यादा है। साथ ही बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 6,531 नए मामलों के साथ 315 मौतें दर्ज की गई हैं। अब बात सबसे जरूरी सवाल की। सवाल ये कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने की सरकार की तैयारी क्या है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर के राष्ट्र के नाम संबोधन में दिया था। पीएम के इस संबोधन में 3 बड़ी बातें निकल के सामने आई। पहली, 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन मिलने लगेगी। दूसरी, 10 जनवरी 2022 से हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज, वैसे इस शब्द का इस्तेमाल भारत सरकार ने नहीं किया है। इसके अलावा 10 जनवरी से ही 60 साल के ऊपर वाले लोगों को, यानी कि और जिनको कोमोर्बिडिटी है, उन लोगों को डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। उनके पास विकल्प रहेगा। लोगों में कोमॉर्बिडिटी होने का मतलब ये हुआ कि जिन्हें पहले ही से डायबिटीज़ या लंबे समय से गुर्दे की बीमारी या दिल से जुड़ी कोई दूसरी गंभीर बीमारी है, जो उनके केस को कॉम्प्लिकेट कर सकती है कोविड होने में। कोविन के मुखिया डॉक्टर RS शर्मा के मुताबिक बच्चों के लिए 1 जनवरी से कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो अपने स्कूल ID कार्ड को रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बच्चों को फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है। बच्चों के लिए दोनों डोज के बीच में 28 दिन का अंतर रखना होगा। यानी अगर किसी बच्चे को पहली डोज 3 जनवरी को लग गई तो दूसरी डोज 31 जनवरी के बाद ही लग पाएगी। फिलहाल फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं और बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज लगाने की सोच रहे हैं तो दूसरे टीके और बूस्टर या जो तीसरी खुराक जिसको हम कह लेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन में अंतर 9 महीने से अधिक होना चाहिए। एक सवाल ये है कि बूस्टर डोज के लिए कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। इस पर राय फिलहाल बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बूस्टर या तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोजेस कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी फिर कोविशील्ड या कोई और वैक्सीन हो। वहीं कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि तीनों खुराकें वही लगें जो पहले से लगती आ रही हैं। सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है, ब्लेंडिंग को लेकर। इसीलिए अभी यही माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति को पहली 2 डोज एक वैक्सीन की लगी है वही वैक्सीन उनको तीसरी खुराक में भी लगेगी। इन सबके बीच चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से अगले साल की शुरुआत में मतदान वाले राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने को कहा है। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों यानी गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन राज्यों के नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोजेस लग जाएं, जिससे चुनाव और रैलियों में जुटने वाली भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो। वैसे चुनावी रैलियों को लेकर बीजेपी के एक नेता ने चिंता भी जाहिर की है। बीजेपी नेता और पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करके लिखा। वो लिखते हैं, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रयास को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति का प्रदर्शन। वरुण गांधी ये ट्वीट्स क्यों कर रहे हैं, उस पर पॉलिटिकल एनालिस्ट लंबे एसेज लिखेंगे। आप उनके मंतव्यों को वहां समझिएगा। लेकिन ये सवाल है तो जायज़ कि अगर चुनाव पर रोक नहीं लग सकती, न रैलियों पर लग सकती है, तो फिर सरकार किस मुंह से जनता पर नाइट कर्फ्यू थोप रही है। सवाल तो जायज़ है, लेकिन किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि हर उस पार्टी से जो इस समय अपनी रैलियों में लाखों की भीड़ बुलाकर ओमिक्रॉन के खतरे को दावत दे रही है। बीजेपी की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, सेंटर में भी उन्हीं की सरकार है जो कोविड प्रोटोकॉल्स तय करती है। कोरोना से यूपी के नागरिकों की सुरक्षा उनका पहला कर्तव्य है। वैसे भी कोरोना की दूसरी लहर में यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल किसी से नहीं छिपा था।
बात स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हो रही है तो एक बार हेल्थ इंडेक्स का जिक्र भी कर लें, जिससे 27 दिसंबर को नीति आयोग ने जारी कर दिया। यही हमारी दूसरी सुर्खी। इस हेल्थ इंडेक्स में दक्षिण के राज्यों का प्रदर्शन सराहनीय है तो उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति दयनीय। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में यूपी लिस्ट में सबसे नीचे 19वें नंबर पे है तो बिहार यूपी से ठीक एक स्थानों पर 18वें नंबर पे, दोनों भाई साथ साथ। नीति आयोग ने इस बार हेल्थ इंडेक्स के लिए 2019-20 को रेफरेंस ईयर के तौर पर लिया था। ये चौथा ऐसा मौका था जब केरल लगातार हेल्थ इंडेक्स के बड़े राज्यों की लिस्ट में टॉप पर रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर रहा। छोटा और बड़ा ये जनसंख्या के हिसाब से, जबकि दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और नागालैंड सबसे आखिरी पायदान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में दादरा नगर हवेली पहले और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, वहीं राजधानी दिल्ली 5वें नंबर पे है। हेल्थ इंडेक्स मुख्य तौर पर 3 इंडिकेटर्स पर तैयार किया जाता है जो नीति आयोग बनाता है। पहला हेल्थ आउटकम, दूसरा गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन और तीसरा इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। इसके बाद तीनों इंडिकेटर पर राज्यों को उनके प्रदर्शन के मुताबिक नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद एक क्यूमुलेटिव स्कोर आता है। वैसे नंबरों के हिसाब से सोमवार का दिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए भी अच्छा रहा। इन्हीं नंबर्स ने बनाई हमारी तीसरी सुर्खी। आज शाम को चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। नगर निगम चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कुल 35 वार्ड्स वाले नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 14 सीटें जीती। वहीं भाजपा को 12, कांग्रेस को 8 तो शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 1 सीट पर सफलता हासिल हुई। चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच रहा। बीजेपी को बड़ा झटका तब लगा जब वार्ड 17 से बीजेपी के सिटिंग मेयर को आम आदमी पार्टी के दमनप्रीत सिंह ने 828 मतों से हरा दिया। साथ ही बीजेपी के सीनियर लीडर और डिप्टी मेयर मशिंदर सिद्धू भी महज 11 वोटों से ही चुनाव जीत पाए। बात अगर वोट शेयर की करें तो कांग्रेस को लगभग 30%, भाजपा को 29% तो आम आदमी पार्टी को लगभग 27% वोट मिले। आम आदमी पार्टी की इस जीत पर पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बधाई दी है। साथ ही नगर निगम में मिली जीत को पंजाब में बदलाव का संकेत बता दिया है। आप भले ही चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, जिससे मेयर को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। बात अगर 2016 के नगर निगम चुनाव की करें, जिसके 5 साल बाद ये हुआ है, तो उस समय भाजपा और अकाली दल के गठबंधन ने 20 सीटें जीती थी। तब कुल 26 वार्ड थे जिन्हें 2021 में बढ़ाकर 35 किया गया था। बीते कुछ सालों में हर पार्टी बड़े बड़े शहरों के नगर निगम चुनाव को खास अहमियत देते हुए दिखाई दे रही है। याद कीजिए हैदराबाद नगर निगम चुनाव, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो के जरिए गली गली पहुंचकर बीजेपी को जिताने की अपील की थी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भी भाजपा के 12 स्टार प्रचारकों ने शहर में 56 जनसभाएं की थी। इन स्टार प्रचारकों में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद मनोज तिवारी जैसे चेहरे भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी चंडीगढ़ में जनसभाएं की थी। चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव को राजनीतिक विश्लेषक पंजाब विधानसभा चुनाव का वार्म अप मैच भी मान रहे हैं।